हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, आज हम यहां पर अध्याय 3 कवर करेंगे। यहां पर हम नियोजित विकास की राजनीति के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की। देखिए, नियोजन से तो आप सब लोग जानते होंगे, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, यानी कुछ भी हम जो प्लान करते हैं, प्लान करके कोई कार्य करते हैं उसे नियोजन कहते हैं। यानी कि नियोजन के जरिए हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी नियोजित विकास की राजनीति की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब भी कोई लक्ष्य उठाते हैं, कोई भी लक्ष्य को लेकर हम कोई काम करते हैं, लक्ष्य को लेकर हम उन्मुख होते हैं, तो हम वहाँ पर एक अपना नियोजन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे वो अचीव करना है, कैसे कैसे हमें वहाँ पर उसके लिए वर्क करना होगा, क्या क्या हमें जो है वहाँ पर रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिसोर्स पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ हमारे देश के जो नेता थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि देश का खाका कैसे तैयार करना है, देश को कैसे हमें आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, देश में कैसे हमें जो है इस तरह का विकास करना है जिससे कि हमारे भारत में हर नागरिक जो है उस विकास का लाभार्थी बने। यानी ऐसा ना हो कोई व्यक्ति उस विकास के दायरे से छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो उस विकास का मॉडल कैसे तैयार किया जाए, उस मॉडल को अपनाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन से साधन अपनाए जाएं, तो ये सब समस्याएं उनके सामने थी। तो इसको लेकर उन्होंने जो है अपने स्तर से फैसले लिए हैं, तो उनके बारे में इस अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर वही हेडिंग है आपकी पहली, राजनीतिक फैसले और विकास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, और इस एग्जाम्पल के जरिए एक दुविधा का जिक्र किया गया है कि भाई शुरुआत में यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज तो थे, संसाधन तो थे, लेकिन वहाँ पर दुविधाएं भी थी। ऐसा नहीं था संसाधन थे तो हम आसानी से विकास कर सकते थे, नहीं, वहाँ पर कुछ दुविधाएं भी थी। जैसे आपने देखा होगा कि स्टील यानी इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ रही थी। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ने का रीजन है क्योंकि बात यह है किसी भी आधारी उद्योग का पहला तत्व यही होता है, यानी किसी आधारभूत उद्योग का अगर हमें बुनियाद रखनी है तो उसके लिए इस्पात की जरूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर इस्पात की जब मांग बढ़ रही थी तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिहाज से जो उड़ीसा है, उड़ीसा में अच्छे खासे लौह अयस्क के भंडार क्षेत्र हैं, आप सभी ये बात जानते हैं। और उस समय क्या था, लौह अयस्क का जो दोहन था उड़ीसा से वो ज़्यादा हुआ नहीं था, यानी लौह अयस्क के अच्छे खासे विशाल भंडार वहाँ पर थे। तो यहाँ पर ऐसे में क्या था, उड़ीसा की राज्य सरकार ने सोचा कि भाई क्यों ना ये मौका है, इसे बनाया जाए, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बनाया जाए। इसके जरिए ये भी होगा कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आएगा हमारे यहाँ, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा, बहुत बड़ी कंपनियां भी आएंगी, हमारा राज्य तरक्की भी करेगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का मानना था। तो इसने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से, राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ इसने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। किसने कर लिए हैं? राज्य सरकार ने कर ली हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर अभी केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया है, यहाँ पर राज्य सरकार ने ही अपने आगे से पैरोकारी कर ली है। यानी सरकार ये सोच रही है यहाँ पर कि राज्य में अभी पूंजी निवेश होगा, रोजगार बढ़ेंगे, ये सब आएगा। और ये लौह अयस्क के जो भंडार थे यहाँ पर, वो खास करके भंडार जो थे वो अविकसित इलाकों में थे, यानी खास करके जो कह सकते हैं ट्राइबल इलाके थे, आदिवासी बहुल जिले थे, वहाँ पर ये भंडार थे। अब चूंकि सरकार ने जैसे यहाँ पे घोषणा की है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ हस्ताक्षर हमने कर ली है, वैसे ही ये न्यूज़ जो थी वहाँ पर राज्य में फैल गई है। और राज्य में फैलने के उपरांत ये हुआ है कि राज्य में जो आदिवासी इलाके वाले लोग थे उनके मन में एक डर बैठ गया, उनके मन में डर ये बैठ गया कि भाई राज्य अब जो है हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लेगी और हमें अपने घर से बेदखल होने लगेगा, यानी हमें अपने घर से जो है बेदखल होना पड़ेगा, हमारे लिए हमारा घर छिन जाएगा, हमारी आजीविका छिन जाएगी। वहीं अब जब आप ऑब्वियस सी बात आप समझ रहे होंगे कि कहीं भी जब दोहन होता है किसी भी चीज़ का या लौह अयस्क का संसाधनों का दोहन किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान तो होता ही होता है। तो ऐसे में पर्यावरणविदों को भी यहाँ पर टेंशन थी, चिंता थी कि भाई खनन से यहाँ पे पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा। दूसरी बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राज्य सरकार ने यहाँ पर सब कुछ किया है। राज्य सरकार ने यहाँ पे केंद्र सरकार को कोई भी अनुमति नहीं ली है। अब केंद्र सरकार को यहाँ पर लग रहा है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बाधा आएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर उद्योग लगाने को अनुमति नहीं दी अभी, तो यहाँ पर फिर अभी तो ये राज्य वाले जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बाद में ये लोग पीछे हट जाएंगे। दूसरी बात ये होगी, अभी जो कंपनियां हर जगह पूरे विश्व में इस्पात की मांग छिड़ी हुई है, तो कंपनियां जहाँ विदेशी कंपनियां भी चाह रही हैं हमारे प्लांट लगें, हमारे प्लांट के जरिए जहाँ से हमें इस्पात मिले, उद्योग धंधे बढ़ाए जा सकें, और हमने यहाँ पर इस अवसर को भुनाया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हम आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़े जाएंगे, यानी आर्थिक विकास की दौड़ में हम पिछड़ जाएंगे। ये केंद्र सरकार के मन में भी डाउट था। तो ये सब सवाल सबके मन में थे, यानी आदिवासियों के मन में अपने आप एक डाउट चल रहा है।
जो राज्य सरकार अपने स्तर पे सोच रही है, पर्यावरणविद अपने स्तर पे सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई यहाँ पर कोई एक ऐसा बिंदु भी है जहाँ पर जिस पर सब पक्ष राजी हो सकें। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु आपको लग रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर सारे पक्ष राजी हो सकें? ऐसा तो हमें यहाँ पर कोई बिंदु नहीं लग रहा है कि सभी लोग राजी हो सकें। हाँ, एक बिंदु जरूर हो सकता है, वो है विकास का। लेकिन विकास का अर्थ जो है आप लोग जानते हैं, हर व्यक्ति विकास को अपने अर्थ में लेता है। वो भी हम आगे बात करेंगे। वैसे तो हम 9, 10, 11, 12 की जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर हम पढ़कर आए हैं कि विकास की अवधारणा होती क्या है, विकास की अवधारणा में लोग विकास को कैसे लेते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम भाई लास्ट में एक सवाल ये उठाएं कि ये जो मसला है, ये विवाद है, कैसे सुलझाया जाएगा कि भाई किसकी क्या जरूरतें हैं, किसकी बात सुनी जाए, पर्यावरणविदों की बात सुनी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी जाए, आदिवासियों की बात सुनी जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात सुनी जाए, किसकी बात सुनी जाए? तो यहाँ पर किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर राजनीतिक टकराव निकल के आते हैं। यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि ये आपके जो ऊपर सवाल हैं कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा पक्ष बन रहा है आर्थिक विकास में जिसमें सारे जो लोग हैं वो सब राजी हो जाएं, ऐसा कोई बन रहा है? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर शुरुआत में भी यही समस्या थी, आज भी यही समस्या है। जब भी कहीं विकास की बात आती है तो टकराव अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, और वो टकराव जो क्रिएट होते हैं, उन टकरावों से निपटना ही एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वो टकराव जो निपटने का काम करती है वो हमारी राजनीति करती है, यानी पॉलिटिशियन करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर ये जवाब चाहिए हमें, वो जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों में तोला जा सकता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे भाई, एक सामाजिक समूह का हित क्या है? एक सामाजिक समूह कौन सा हो सकता है? यहाँ पे पूंजीवादी समूह हो सकता है, यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी उद्योगपति उद्यम लगाएंगे तो पूंजीवादी समूह है। दूसरा सामाजिक समूह कौन सा होगा? आदिवासी समूह होगा, जो कि वहाँ पे सदियों से रह रहा है, उसको अपने घर से बेदखल होना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दो समूहों में टकराव की स्थिति है। यानी एक तरफ से पूंजीवादी समूह है और एक तरफ से खेतिहर किसान समूह है, टकराव तो होगा ही होगा। ऊपर से यहाँ पर पर्यावरणविद भी हैं, राज्य सरकार भी है। तो यहाँ पर वही है, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना यहाँ पे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे सबसे एंड में अंतिम राय जो होगी वो राजनीतिक होगी। राजनीतिक का मतलब क्या है? जो भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है। मान लीजिए मैं वहाँ प्लांट भी लगाना है। अब ऑब्वियस ही बात है, देश नया नया आज़ाद हुआ है, देश को पैसे की भी जरूरत है, बड़े बड़े भारी भरकम उद्योग धंधों की जरूरत भी है। देश में छोटे मोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए हमें इस्पात की जरूरत भी है, यानी स्टील की जरूरत भी है। प्लांट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ के लिए जो उद्योग धंधे लगाए जाने हैं उनके लिए हमें विदेशों से लोहा मंगाना पड़ेगा, इस्पात मंगाना पड़ेगा। समस्या तो है ही है। तो यहाँ पर जो एंड में फैसला करेगी वो राजनीतिक निर्णय होगा। यानी राजनीतिक निर्णय से अभिप्राय यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उस समय की, वो फैसला लेती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और प्लांट का जिक्र किया गया है, पोस्को प्लांट। तो ये उड़ीसा में है, लगा है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर में बताया गया है, जिला है जगत सिंह जिले में ये प्रस्तावित है। कोरिया यहाँ पर लगा रहा है प्लांट। तो बताया गया है कि किस तरह से लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। लोग जो है प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी जीविका, जीवन की कीमत ये है, इस पर हम जो कंपनी को इस्पात संयंत्र नहीं लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह से विरोध भी कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी प्लांट हमारे यहाँ लगता है या कोई भी बड़ा प्लांट जब लगता है, एक विशाल क्षेत्र का जब भूमि अधिग्रहण होता है तो प्रदर्शन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, हर जगह यही होता है। लेकिन मजबूरी हमारी यही होती है कि भाई, क्योंकि आप समझ रहे होंगे, हमें आर्थिक विकास को भी देखना है, एक सामंजस्य भी स्थापित करना है, तो हमारे यहाँ ये सब की अनुमति पर बाद में दे दी जाती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वही यहाँ पर निकल के आता है कि एंड में जो राय रहती है वो पॉलिटिशियन की रहती है, राजनीतिक निर्णय रहता है एंड में। अब यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ देश में कई सारे फैसले लिए गए, और जो फैसले लिए गए उन्हें एक मॉडल या कहें तो विजन में बंधे हुए थे। यानी आर्थिक विकास के हमारे यहाँ जो भी फैसले लिए गए एक मॉडल के रूप में या एक विजन के रूप में बंधे हुए थे। यानी हमने एक विजन सेट किया था कि हमें आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना है, आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमें क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी को मालूम है, जो हमारे यहाँ खेती व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ खेती होती थी, वो हमारे यहाँ खेती का जो कह सकते हैं बिल्कुल विनाश जो करने का जो कारण था, वो हमारे यहाँ तमाम जो लगान वगैरह वसूली की रिवाजें थी, या लगान वगैरह वसूली की जो प्रचलन में जो यहाँ पर आपके यहाँ लगाई गई थी, लगान वगैरह लगाए गए थे, कर वगैरह लगाए गए थे खेती पर, उसकी वजह से हमारी खेती का पूरी तरह से नाश हो गया था। ये बात आप सबने देखी। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास खाद्यान्न की भी थी। तो खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर होने का हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्य देखा था, उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा भी किया। तो एक विजन था वो, यानी हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना है, तो उन्होंने विजन था, उस विजन पे वर्क किया और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी हो गए आने वाले 10-12 साल में, शुरुआत में ही। तो यहाँ पर वही सब थे कि यानी कि सब लोग इस बात पर पूरे सहमत थे कि भारत के विकास का जो अर्थ है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है।
यानी कि हमारे जो भी उस समय के पॉलिटिशियन थे, जो भी हमारे नेता थे उस समय, या जो भी गवर्नमेंट थी, वो इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था, उसका जो स्पष्ट था मतलब विजन, कि हमें आर्थिक समृद्धि जो अपनाएंगे उसके साथ आर्थिक सामाजिक न्याय इसको भी साथ में लेकर चलेंगे। आर्थिक सामाजिक न्याय का मतलब आप समझ रहे होंगे। आर्थिक सामाजिक न्याय का अभिप्राय यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि केवल और केवल पूंजीवादी लोगों की जेब नहीं भरनी है, हमारे यहाँ की जो गरीब जनता है उसको भी मुख्य धारा में लेकर आना है। हमारे यहाँ की जो गरीब हाशिए पर रखे हुए लोग हैं उनके भी हमें जो है पूंजी के साधन जनरेट करने हैं, उनको भी हमें रोजगार प्रदान करना है, उनको भी बचत करना सिखाना है। तो ये आर्थिक सामाजिक न्याय आ गया। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आर्थिक सामाजिक न्याय की बात भी चल रही है। तो ये सब जो हमें जो चीज़ें कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें के लिए हम केवल और केवल व्यवसायियों पर, उद्योगपतियों पर, किसानों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट को भूमिका निभानी है कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी होगी, किस तरह से हमें जो मॉडल अपनाना होगा, कौन कौन सी हमें यहाँ पे तकनीकी स्थापित करनी होगी। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे भूमिका निभाएगी। यानी हम ये केवल छोड़ दें कि व्यवसायी हैंडल कर लेंगे जो भी रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, किसान हैंडल कर लेंगे खेती की समस्याएं, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि इनसे अगर हुआ होता तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश सरकार में भी हो गया होता, उससे पहले भी जो व्यवस्था थी उसमें हो गया होता। यानी कि अब यहाँ पर साफ साफ जरूरत महसूस की जा रही है कि गवर्नमेंट जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक जो हमारा विकास अवरुद्ध हो चुका था ब्रिटिश शासन के दौरान, वो विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को सक्रिय रूप से यहाँ पर एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे में सरकार ने अपना रोल निभाया भी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है यहाँ पर निकल कर, ये बात आ जाती है सामाजिक न्याय। अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता है तो फिर ऐसे में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा, ये बात यहाँ पे प्रश्न के रूप में पूछी गई है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई सामाजिक न्याय आड़े तो आता है, आर्थिक विकास में आड़े तो आता है। आप कहीं डैम का एग्जाम्पल ले लीजिए। डैम का मतलब समझ रहे होंगे, बांध अगर हमें बनाना हो तो बांध बनाने के लिए हमें हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है हजारों एकड़ जो भूमि होगी वो किसी ना किसी किसान की भूमि होगी, कोई ना कोई आदिवासी समूह वहाँ पे रह रहा होगा, किसी का घर भी होगा वहाँ पर। लेकिन चूंकि हमें हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो है विकास की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें विद्युत भी चाहिए, कि जो कृषि कार्यों के लिए हमें पानी भी चाहिए, तो बांध तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई अब वहाँ पर लोग हैं उन्हें विस्थापित भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन सबके बीच में एक सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आर्थिक समृद्धि दर की जो जरूरतें पूरी करने के लिए हमें जो है सामाजिक न्याय जो है उसकी तिलांजलि भी देनी पड़ती है। तिलांजलि का मतलब जान रहे होंगे, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं साइड में रखना पड़ता है कि भाई आप अब साइड में हो जाइए, हमें थोड़ा सा ये देख लेने दीजिए। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास का पहिया ही लोगों को आगे ले जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट अगर हमारे देश में ना तो बांध बनाए गए होते, ना ही ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई होती, तो क्या होता, आज हमारे यहाँ सुधार हो पाता, नहीं हो पाता। ये बेशक हम मानते हैं कि भाई सामाजिक न्याय की भावना को वहाँ पे साइड में रख दिया गया, लेकिन मजबूरी थी उनके सामने। अगर सामाजिक न्याय को अगर साइड में नहीं रखते वो लोग तो शायद भूमि का अधिग्रहण भी नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है भाई, अपनी मर्जी से कोई ये कहेगा कि हमारी जमीन ले लीजिए, यहाँ पे प्लांट लगा दीजिए, कोई नहीं कहेगा। अपनी मर्जी से कोई ये कहेगा कि यहाँ पर बांध बना दीजिए, नहीं कहेगा कोई। यानी हमारी जमीन ले लीजिए, बांध बना दीजिए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, हमारे सामने एक चुनौती थी, समस्या थी, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कार्य भी किया। और अगर हम ये देखें आज की डेट में भी, तो आर्थिक समृद्धि पर जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है तो टकराव आज भी जारी है। यानी सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला है। आपने देखा होगा तमाम परियोजनाएं बनती हैं, तमाम परियोजनाओं के लिए चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, अभी जो हाल की गवर्नमेंट है, कोई परियोजना लेकर आती है और मान लीजिए वहाँ पे भूमि अधिग्रहण वगैरह की बात आ जाती है तो विरोध स्टार्ट हो जाता है, प्रदर्शन होने लगते हैं। नहीं कहीं से अगर मान लीजिए एक्सप्रेस पे निकलना हो, हाईवे वगैरह निकलना हो और सरकार वहाँ पर भूमि अधिग्रहण कर रही हो, तो सरकार तो भाई इसलिए कर रही है कि लोगों के लिए जो है सहूलियत मिल सके, लोग जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकें, गंतव्य को जल्दी पहुँच सकें। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो लोग एकदम वहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं, नहीं हम अपनी भूमि नहीं देंगे। तो इस तरह की टकराव आज भी जारी हैं। तो यहाँ पर इन सब के लिए जरूरी यह है कि राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करना जरूरी था, साथ ही जनता से स्वीकृति भी हासिल हो। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आर्थिक समृद्धि दर जो है, आर्थिक समृद्धि का जो भी खाका तैयार किया जाए उसमें जनता की राय भी, जनता जनार्दन की राय भी जानना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर वामपंथ और दक्षिणापंथ की जो परिभाषा है यहाँ पे पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इससे पहले मैं वामपंथ और दक्षिणापंथ के बारे में आपको मैंने कल वाले चैप्टर में बताया भी था, डिटेल में बताया था। अब देखिए यहाँ पर वामपंथ और दक्षिणापंथ की जो परिभाषा बताई गई है वो अर्थशास्त्र के हित से बताई गई है, यानी अर्थशास्त्र के फेवर में बताई गई है। यानी मैंने कल आपको बताई थी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में वामपंथ दक्षिणापंथ की परिभाषा बताई थी। यहाँ पर इसको जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पर वामपंथ का मतलब यहाँ बताया गया है, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो कि गरीब, पिछड़े, सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं
और इन तबकों को फायदे पहुंचाने की सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे आर्थिक रूप से वामपंथ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में इन्हें वामपंथ बोला गया है। वहीं दक्षिणापंथ को उन्हें बोला जाता है जो लोग यानी खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, ऐसा मानते हैं। इन सरकार का अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन लोगों को दक्षिणापंथ कहा गया है। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर वामपंथ और दक्षिणापंथ की जो परिभाषा लिखी गई है वो आर्थिक रूप में लिखी गई है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में नहीं लिखी गई है। कल हमने जो पढ़ी थी वो सामाजिक सांस्कृतिक परिभाषा थी, ना कि आर्थिक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर समझ लेना। आप लोग ये मत सोचना कि कल मैंने जो आपको बताई डेफिनेशन वो गलत है, गलत नहीं है, वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। आपको अगर यकीन ना हो तो लक्ष्मीकांत की किताब उठा के देख लीजिए, वहां पर वही उसी लहजे में वो समझाई गई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं ये क्लियर कर दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर विकास की धारणाएं, यहाँ पर विकास की धारणाएं जो हेडिंग दी गई है, यह धारणाओं से प्राय आप जानते होंगे कि भाई जो हमारी अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने विश्वास होते हैं, उनके पीछे टकराव भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए विकास क्या हो सकता है, यानी कि आप अभ्यर्थी हैं, आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके लिए विकास क्या है? आपके लिए विकास ये है कि भाई हमारे गांव में या घर में लाइट मिल जाए हमें 24 आवर, उससे हमारा जो है मोबाइल चार्ज हो जाए और हमें 4G यानी इंटरनेट मिल जाए, जिससे कि हम सर का लेक्चर देख लें। तो आपके लिए अगर आपके आसपास इर्द गिर्द ये चीज़ मौजूद है, आपको ये मिल पा रहा है, तो आपके लिए आप कहेंगे भाई वास्तव में विकास हुआ है, हमारे गांव में 4G इंटरनेट है, आप कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपका विकास का जो मतलब आपका यही है कि भाई आप जो है अपना मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं, 4G इंटरनेट है, उसके जरिए आप लेक्चर देख पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई विकास हुआ है। लेकिन अब आप यही सोचिए कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका इन सब से सरोकार नहीं हो, यानी ना तो 4G से सरोकार हो, ना ही उसे लाइट से लेना देना हो, तो उसके लिए विकास का अर्थ जो है लाइट और 4G होने से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, यानी बुजुर्ग व्यक्ति है, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, उसे चाहिए हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारे आसपास हॉस्पिटल हो, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हो। अब सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 50-50 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई नहीं है, ढंग का कोई केंद्र ही नहीं है, तो क्या उसके लिए विकास का अर्थ सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तो ये कहेगा कि भाई विकास बिल्कुल हुआ ही नहीं है। भाई एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, उसके लिए 50-50 किलोमीटर तक कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और उससे कहा जाए भाई विकास हुआ है आपके यहाँ, तो वो कहेगा विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, यानी उसके लिए विकास का अर्थ बिल्कुल अलग है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उपक्रम स्थापित करना है, यानी कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है, कोई बड़ा बिजनेस स्थापित करना है, तो वो तो यहाँ पर क्या करेगा, उसने गवर्नमेंट से साठगांठ कर ली। गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको 1000 एकड़ जमीन जो है इसका अधिग्रहण करवा के भी दे देंगे। अब 1000 एकड़ जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी ये किसानों की जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसे तो 1000 एकड़ गवर्नमेंट ने जमीन अधिग्रहण करके दे दी तय कीमत पर। अब लेकिन किसानों से जो जमीन छीन ली गई या किसानों को उसके बदले में जो भी दिया गया वो बाद में उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसानों के लिए विकास थोड़ी ना हुआ, किसानों के लिए विनाश ही हुआ। चाहे बेशक मुआवजा मिल गया हो, लेकिन किसानों की तो परमानेंट जो आय थी वो समाप्त हो गई। किसानों के लिए तो विकास नहीं है ये, भाई किसानों की जमीन छीन जाना ये विकास नहीं है। तो विकास का अर्थ अलग अलग है, यानी विकास की जो धारणाएं हैं अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी इन धारणाओं से जुड़ा हुआ है, यानी किसान अलग जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति अलग जुड़ा हुआ है। यानी मैंने वही चीज़ें आपको मैंने अर्थशास्त्र में भी बताई थी कि हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए विकास हो तो वो दूसरे के लिए विनाश भी हो। इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके देश में परमाणु हथियार जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु हथियार हमारे लिए विकास का द्योतक भी है, लेकिन परमाणु हथियार कहीं ना कहीं मानवता पर भी एक संकट के बादल इसे छा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मानवता के लिए लाभकारी है परमाणु हथियार, बिल्कुल नहीं है। चाहे वो जो है कोई भी चलाए, चाहे हम चलाएं या सामने वाला चलाए, कोई भी चलाए, परमाणु हथियार मानवता के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन तो क्या हम उसे विकास का अर्थ देखेंगे? मानवता वाले लोग विकास के अर्थ में उसे देखेंगे? नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो ऐसी चीजें वही मैंने बताया कि विकास का अर्थ धारणाएं हर किसी के लिए सेम नहीं होती हैं। विकास का अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग रखता है, और ये अलग अलग जो होते हैं, जो अर्थ निकलते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, तो इन्हीं से ही विवादों का जन्म होता है, यहीं से विवादों का जन्म होता है। यानी कि आपके लिए मैंने मान लिया क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार डैम बना रही है, यानी कि कोई जो है बांध का निर्माण कर रही है, तो बांध से एक लाभ तो ये होगा कि शहरों को लाइट मिलेगी, 24 आवर लाइट मिलेगी, तो शहरों के लिए विकास है, भाई बांध लगाना है, बांध बनाना विकास है। लेकिन जिन लोगों की वहां पर भूमि चली जाएगी बांध में, तो क्या वो विकास बताएंगे डैम को लगाना? वो तो कहेंगे हमारी आजीविका खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, वो तो ये कहेंगे। तो वही बात है, विकास का अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे टकराव होते हैं। विकास की धारणाएं जब सामने धरातल पे आती हैं तो लोगों के हितों में आसपास टकराव होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हर इलाके में विकास का अर्थ जो है अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे विकास की जब भी बात आती है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब आज़ादी के बाद विकास की बात
की गई कि भाई विकास का मॉडल अपनाना है विकास, तो उस समय विकास का जो नजरिया था, यानी विकास को लेकर परसेप्शन बना हुआ था, वो वेस्टर्न वाला बना हुआ था, पश्चिम का परसेप्शन बना हुआ था। यानी जो पश्चिम में विकास हुआ था, कहा जाए आधुनिक विकास या टेक्निकल वे में जो विकास हो रहा था, जहाँ जैसे जैसे वहाँ पे औद्योगिक मशीनीकृत देश स्थापित होते जा रहे थे, मशीनीकृत व्यवस्था स्थापित होती जा रही थी, तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही था कि भाई यहाँ पर अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न में, यानी पश्चिमी देशों में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में जो मशीनी विकास हो रहा है, टेक्निकल जो मशीनरी स्थापित की जा रही है, उस तरह के विकास की बात कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर जो विकास हुआ पश्चिमी मुल्कों में, आधुनिकीकरण जो हुआ, उससे क्या हुआ, वहाँ पर पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटी हैं, पूंजीवादी और उदारवाद का उदय हुआ है, और ऐसा ही दुनिया के बाकी देशों में हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आप ये जानते हैं कि भाई यहाँ पर पर्यावरण जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पुरानी सामाजिक संरचना टूटने की वजह से क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा पहले जमींदारी वाली प्रथाएं वगैरह बनी हुई थी, लेकिन अब नहीं है। अब तो वहाँ पर क्या है, अब एक नए तरह का समाज बना है। यानी पहले आपने देखा था समाज जो है, समाज विभिन्न वर्गों में विभक्त था, लेकिन अब यहाँ पे नए वर्ग बने हैं। यानी अब औद्योगिक विकास का युग स्टार्ट हुआ है तो नए वर्गों का उदय हुआ है। यानी मालिक मजदूर नए वर्ग बने हैं, मालिक मजदूर या बीच के दलाल वगैरह, ये 3 तरह के नए वर्ग बने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यानी पूरा सामाजिक ढांचा भी चेंज हुआ है। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ें शुरुआत में एक गहमा गहमी बनी हुई थी, लगातार बहसें हो रही थी कि वास्तव में हम विकास का कौन सा स्वरूप अपनाएं। सब लोग इस बात के फेवर में तो थे कि भाई विकास करना है, लेकिन विकास का कौन सा स्वरूप अपनाएं। एक तो वेस्टर्न वाला था, और उस समय वेस्टर्न वाला विकास ही सबके माइंड में था कि विकास का मॉडल ये होना चाहिए, तो इससे ये होगा वो होगा। तो आज़ादी के बाद हमने हिंदुस्तान में 2 मॉडल थे हमारे सामने। पहला मॉडल तो हमारा ये था, कौन सा, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यानी यूरोप के अधिकतर हिस्सों में, यूएसए में यही मॉडल अपनाया गया है, उदारवादी पूंजीवादी, यानी यहाँ पर पूंजीवाद को ज़्यादा समर्थन दिया गया है। सेकंड मॉडल है समाजवादी मॉडल, यानी जिसे सोवियत संघ ने अपनाया है। तो सोवियत संघ ने जो समाजवादी मॉडल अपनाया, समाजवाद के बारे में आपने कल भी मैंने आपको बताया था, यानी कि जो भी हमारे संसाधन हमारे इर्द गिर्द हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार का ये फर्ज बनता है उन संसाधनों का उचितपूर्ण ढंग से बंटवारा कर दे। उचितपूर्ण ढंग से मतलब क्या है, समाज के लोगों के लिए छोड़ दे। ऐसा ना हो कि संसाधनों को केवल पूंजीवादी लोगों के हाथ में सौंप दे, नहीं, वो संसाधन जो भी हैं उस पर पूरे समुदाय का हक होना चाहिए, पूरे समाज का हक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समाजवादी मॉडल अपनाया। यानी हमने केवल पूंजीवादियों की जेब नहीं भरी, हमने समाजवादी मॉडल अपनाया ताकि हमारे समाज का विकास भी हो, लोगों को लाभ भी मिले। तो हमने यहाँ पे सोवियत संघ वाला जो पैटर्न था, ये पैटर्न हमने ज़्यादा फॉलो किया। तो यहाँ पर वही बताया गया, हिंदुस्तान के बहुत से जो विकास के लोग थे वो सोवियत संघ के मॉडल से ज़्यादा प्रभावित थे। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है वही बताया गया है कि हमारे कांग्रेस उस समय जो थी, शुरुआत में जो 3 चुनाव जीते हैं इसने, तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं रहे हैं, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू भी शामिल थे इस विचार को लेकर। वहीं अमेरिका वाला जो पूंजीवादी मॉडल था, इसके पैरोकार हमारे यहाँ बहुत कम थे। क्यों इसके पैरोकार कम क्यों थे? कम होने का रीज़न ये था कि सबने एक आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये देखा था कि देश में किस हद तक गरीबी व्याप्त है। वो गरीबी केवल और केवल पूंजीवादी मॉडल से खत्म नहीं की जा सकती है। लोगों का विकास केवल पूंजीवादी मॉडल से नहीं हो सकता है। लोगों का विकास तभी हो सकता है जब सरकार जहाँ पे हस्तक्षेप करे और यहाँ पे समाजवादी कुछ परियोजनाओं को लाए, जिसके जरिए लोगों को भी लाभ मिलेगा, लोग भी जहाँ पर विकास का हिस्सा बन पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम लोग थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप सभी ये बात तो जानते हैं कि हमारे देश में क्या होना है, क्या नहीं होना है, इसके बारे में जो राय थी, इसके बारे में जो मत थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही तैयार हो गए थे। यानी आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही सहमति बन चुकी थी राष्ट्रीय नेताओं ने कि भाई कि हमारे यहाँ जो भी हम आर्थिक सरोकार के जो भी हम पहलू अपनाएंगे, वो आर्थिक कदम जो होंगे वो ब्रिटिश सरकार के आज के आर्थिक कदमों से बिल्कुल भिन्न होंगे। यानी कि हमारा, जैसे ब्रिटिश सरकार का कदम क्या था, ब्रिटिश सरकार का कदम तो यही था, औपनिवेश, भारत को औपनिवेश बनाकर यहाँ से पूरा का पूरा माल लूट ले जाना था केवल और केवल। यानी यहाँ के लिए कुछ किया थोड़ी ना ब्रिटिश लोगों ने, यहाँ से केवल और केवल पैसा खींच कर ले गए केवल। ना तो यहाँ पर उन्होंने आर्थिक विकास का देखा, ना ही उन्होंने सामाजिक विकास के बारे में सोचा, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। यानी केवल और केवल उनका उद्देश्य क्या था कि हम यहाँ से केवल संसाधनों का दोहन करेंगे और अपने देश को धनी बनाएंगे, यानी ब्रिटेन को धनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो नेता थे, हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के जो भी नेता थे, उनके मन में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि हम जो मॉडल अपनाएंगे वो अंग्रेजों वाले मॉडल नहीं अपनाएंगे। यानी हम केवल अपनी तिजोरियां नहीं भरेंगे, समझ रहे होंगे आप, हम तिजोरियां नहीं भरेंगे कि ब्रिटेन की तरह कि भारत से लूट के ले जाएं, या फिर हम भारत में ऐसा मॉडल अपना लें कि केवल अमीरों की तिजोरियां, उद्योगपतियों की तिजोरियां बढ़ती रहें। ये बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमने यहाँ पर आंदोलन के दौरान ये बात स्पष्ट कर ली थी कि हम गरीबी मिटाने,
सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य हिस्सा जो होगा वो सरकार का होगा। यानी कि हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, जो गरीबी है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक आर्थिक जो पुनर्वितरण है यानी कि जो असमानता व्याप्त है सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण में, उसको लेकर सरकार कदम उठाएगी। ये सब चीजें हमने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही इन पर सहमति बन गई थी। तो आपने ये बात तो आपके माइंड में स्पष्ट हो गई होगी कि हमारे यहाँ जो कुछ आज़ादी के बाद हुआ है वो एक अचानक से नहीं हुआ है, उसके बारे में बहुत पहले से सहमति, बहुत पहले से राय लोगों की बन चुकी थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने इमेज है, ये योजना आयोग के सदस्यों को नेहरू जी जो संबोधित कर रहे हैं इस इमेज में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे योजना आयोग का एक इमेज दिखाया गया है, एक कार्टून दिखाया गया है कि भाई बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं। यानी ऊपर कुछ बैठे हुए लोग हैं और ये यहाँ पर नीचे ग्रामीण जनता दिखाई गई है जिसके लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए योजना आयोग के बारे में आप जानते हैं, योजना आयोग जो है संविधान निर्माण के साथ साथ नहीं बना है, बाद में बनाया गया है। 1950 में एक प्रस्ताव के जरिए बनाया गया है। यहाँ पर ये सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें जो होती हैं वो प्रभावकारी तब होती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर कर देता है। आप ये बात जानते हैं। बहरहाल योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। भारत सरकार ने अभी जो है वर्तमान में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2005 में अस्तित्व में आया है नीति आयोग, अब योजना आयोग नहीं है, ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नियोजन यानी प्लानिंग कैसे की जाएगी, हम प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कैसे हम यहाँ पे प्लानिंग को अपनाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका आउटकम क्या आएगा, यानी रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, वो सब बातें हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो भी प्लानिंग या फिर जो भी मॉडल अपनाए जाने को लेकर हमारे यहाँ जो भी बातें चल रही थी वो हमने किसी एक व्यक्ति ने तय नहीं की हैं। एक बड़ा ही लंबा विचार विमर्श चला है, सहमति बनी है, विवाद भी हुए, मतभेद हुए हैं। तो यहाँ पर ये मतभेद या विचार विमर्श हुआ है, उनमें एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल कर आई है कि विकास का काम जो है वो निजी हाथों में नहीं हम सौंपा जा सकता है। यानी सरकार के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जरूरी है कि वो विकास का खाका तैयार करे या योजना तैयार करे। यानी कि हमारे यहाँ तमाम जो है विचार विमर्श हुए हैं, तमाम जो है कह सकते हैं बैठकें हुई हैं, उनके बाद एक बात स्पष्ट रूप से निकाल ली गई है कि हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट होगा हमारे देश में, उस डेवलपमेंट को हम केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं। ये प्राइवेट लोग कुछ हम चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दें, उनसे कहें कि हमारे देश का आर्थिक विकास कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को उतरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको एक पूरा जो है यहाँ मॉडल बनाना पड़ेगा कि कैसे हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है। और दूसरी बात ये थी कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भी हमारे यहाँ नियोजन का विचार जो था 1940-50 में स्टार्ट हो चुका था और इसके लिए पूरे विश्व भर से हमें समर्थन भी मिल रहा था, रसिया वगैरह देशों से और अमेरिका जैसे देशों से समर्थन भी मिल रहा था। ऊपर से हमने यूरोप में जो महामंदी चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में महामंदी आई थी, जापान और जर्मनी की जो युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे, तो इन सब से हमने सबक भी लिया, इन सब से हमने जो है एक लेसन भी सीखा। इसके अलावा सोवियत संघ ने 1930 और 40 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाकर वहाँ पे सुधार किए थे, तो उन सब से हम प्रभावित भी हुए। यानी हम 1930-40 के दशक में सोवियत संघ ने जो अपनी आर्थिक प्रगति की, तो उन सब से हम प्रभावित भी हुए। यानी ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे राजनेता जो भी थे इन सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि भाई किन किन चीज़ों से क्या क्या असर पड़ा है, क्या क्या चीज़ों से क्या क्या आउटकम निकल के आया है। तो उस आधार पर हमने जो अपनी नई योजनाओं का एक मॉडल तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे देश में ऐसा नहीं है कि उस समय जो हमारे देश के जो उद्योगपति वगैरह थे वो बिल्कुल अलग नहीं थे। उनका मानना भी यही था, उद्योगपतियों का भी मानना यही था कि भाई जो हमारे देश में प्लानिंग हो, जो भी प्लानिंग हो वो गवर्नमेंट करे। यानी निजी निवेशक यानी उद्योगपति ये सब लोग, ऑब्वियस सी बात है, ये लोग यही चाहते हैं। अगर किसी और देश की बात की जाए तो किसी और देश में या कहीं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी निवेशक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई सरकार उन पर बहुत ज़्यादा अंकुश न लगाए, सरकार जो है उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर नियम कानून न थोपे। हर देश में यही चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ उद्योगपतियों ने भी, व्यापारियों ने भी योगदान निभाया है। यानी हमारे यहाँ 1944 में उद्योगपतियों का तबका एकजुट हुआ है और इन्होंने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया है। नोट करके आप लिख लेना, इसको क्या कहा गया है, बॉम्बे प्लान कहा गया है। और बॉम्बे प्लान की मंशा ही यही थी कि सरकार जो है औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो यहाँ पर यानी कि बॉम्बे प्लान के जरिए उद्योगपतियों ने खुद तय किया है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सरकार को ही यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, सरकार को ही हम यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं कि सरकार तैयार करे कि आर्थिक प्रगति कैसे होगी, औद्योगिक ढांचा कैसे तैयार किया जाएगा। यानी खुद हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने हमें समर्थन किया है गवर्नमेंट को। तो ये आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर योजना आयोग तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने हैं। शुरुआती कदम क्या रहे हैं हमारे यहाँ, शुरुआती कदम हमने क्या क्या उठाए हैं।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ 5 ईयर एक्शन प्लान, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ये मॉडल अपनाया गया, यानी 5 सालों वाला मॉडल अपनाया गया। और ये जो मॉडल लिया गया था सोवियत संघ से लिया गया था, यूएसएसआर से हमने मॉडल लिया था। ये पूछा जाता है काफी बार कि पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल हमने किस देश से लिया है, यानी रसिया से लिया है या फिर यूएसएसआर से लिया गया है। तो यहाँ पर वही है कि भारत सरकार अपने एक दस्तावेज में 5 सालों के लिए क्या करना चाह रही है, उसके लिए कितना आमदनी है, कितना खर्च करने की योजना है, पूरा खाका तैयार करती थी 5 सालों के लिए। ये बात आप जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप ये कार्टून है और यहाँ पर एक कार्टून लिखा हुआ है नेवर से डाई, यानी कभी मत कहो कि मरने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो है आप देख रहे होंगे, ये पूरा जंप होती है ये, तो ये विलेज रियलिटी है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे सरकार ने इसको यहाँ पे जंप करने के लिए बोला है गांव को। तो आप देख रहे हैं किसान एक यहाँ पे दिखाया गया है कार्टून में कि जैसे तैसे टूटा फूटा किसान है, यानी पूरा हाथ पैर टूटे हुए हैं। हाथ पैर टूटने का आशय यहाँ पर ये है कि पहले से ही जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी या ब्रिटिश शासन पद्धति थी उसने उसकी कमर तोड़ दी थी। तो जैसे तैसे करके गवर्नमेंट ने एक मरहम पट्टी लगाई है और टूटी फूटे वे में डंडा पकड़ाया है कि आप जाइए जंप कीजिए, यहाँ पर अपना गोल कीजिए। तो यानी सेंट्रलाइज प्लानिंग ऐसे ही दिखाया गया है टूटे फूटे डंडे के रूप में। लेकिन हाँ, बहरहाल आलोचना वाले करते हैं, लेकिन हाँ हमने आगे भी बढ़े हैं। तो यहाँ पर योजना आयोग हमने फॉर्म किया है ऐसे करके। तो यहाँ पर 5 ईयर एक्शन प्लान वाला हमने पद्धति अपनाई है। अब 5 ईयर एक्शन प्लान वाली पद्धति में यहाँ पर इसमें ये करना है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पर इसमें। यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग बोल रहा हूँ मैं, कि 5 ईयर एक्शन प्लान के जरिए क्या हुआ है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो यहाँ पर हमने बजट में एक हिस्सा ये लिया है गैर योजना व्यय। गैर योजना व्यय का मतलब क्या है कि भाई सालाना या दिनों दिन खर्च होता है वो हमने गैर योजना व्यय, यानी योजना के अलावा, योजना के अतिरिक्त जो खर्च हो जाता है वो गैर योजना व्यय है। दूसरा हिस्सा जो है हमारा योजना व्यय का है, यानी कि योजना व्यय का मतलब कि पर्टिकुलर जो योजना है उस पर कितना खर्च करना है वो योजना व्यय है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे 2 मदें रखी हैं अपनी, यानी कि हमने जो 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया, पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल बनाया है, तो वहाँ पे बजट को हमने 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया है। यानी एक तो गैर योजना व्यय, इस पर अतिरिक्त कितना खर्च हो गया, और एक योजना व्यय कि पर्टिकुलर उस योजना पे कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी योजना जो आपकी 5 ईयर एक्शन प्लान बनाने की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही थी कि यहाँ पे सरकार के सामने एक इमेज होती थी कि वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। यानी सरकार के सामने एक प्लान है पूरा कि भाई सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ 1951 में आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ है। काफ़ी गहमा गहमी रही है, काफ़ी जो है यहाँ पे बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी, गैर सरकारी लोग, किसान वगैरह, इन सब ने यहाँ पर महाबहस चली है। नियोजन को लेकर गहमा गहमी हुई है, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, कुछ लोगों ने तारीफ भी की है, सब कुछ हुआ है। ऐसे करके फिर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यही सब चीज़ें हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में आई है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में आई है, 1966 में आई है। ऐसे करके हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं आती गई हैं और अब तक आपने देखा होगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई गई हैं। आपने ये मालूम है आपको। अब लेकिन अब पंचवर्षीय योजनाओं वाला मॉडल अब खत्म कर दिया गया है वर्तमान गवर्नमेंट ने। 5 ईयर जो प्लान था, 5 ईयर प्लान वाला जो मॉडल है खत्म कर दिया गया है पंचवर्षीय का। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं आएंगी, ये बात आपको पता होगा। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। तो यहाँ पर शुरुआत की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका क्या लक्ष्य रहा है, शुरुआत की पंचवर्षीय योजनाओं में गवर्नमेंट ने कैसे भूमिका निभाई है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। नियोजित विकास की राजनीति में हमने जो है यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना हमारी बनाई गई। आप सभी को बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से लेकर 56 तक थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो की फैक्टर उठाए थे उनमें हमें सबसे पहले गरीबी के मकड़जाल से हमारी जनता को निकालना है। दूसरी बात हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइड की थी कि हमें यहाँ पर खाद्यान्न को बढ़ावा देना है, यानी कृषि को बढ़ावा देना है और खाद्यान्न में जो हमें आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की जरूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज़ादी से पहले जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था थी, पूरी तरह से चौपट हो गई थी। चौपट होने का रीजन ही यही था कि ब्रिटिश सरकार की नीतियां जो थी बहुत ज़्यादा गलत थी, जिसकी वजह से हजारों एकड़, लाखों एकड़ हमारी ज़मीन जो थी वो बंजर हो गई थी, या फिर किसान जो थे भूमिहीन हो गए थे और खेती करने से कतरा रहे थे। तो हमारे यहाँ लगातार खाद्यान्न संकट बना हुआ था। हमारे यहाँ अकाल भी पड़े, आपने ये भी देखा हमारे यहाँ तमाम अकाल भी पड़े। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हमें कैसे भी करके अपने लोगों का पेट भरना है, यानी अब हमारे यहाँ कोई अकाल ना पड़े और हमारे यहाँ कोई भूखा ना सोए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। और आपने ये भी देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कोई भी अकाल नहीं पड़ा है। ये सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ की हमारे यहाँ का अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद कोई भी अकाल नहीं पड़ा है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट भी हम कहेंगे गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर
शुरुआत में जो ये योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना तैयार करने में जो हाथ था वो था KN राज का, यानी कि अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना तैयार ये की थी इन्होंने, KN राज ने। तो इन्होंने यहाँ पे दलील ये दी थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल जो है धीमी रखनी पड़ेगी। तो धीमी रखने से क्या होगा कि यहाँ पर मेन चीज़ क्या होगी, जब धीमी अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ेगी तो उसके साथ साथ खेती में भी सुधार आएगा और कृषि अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे हमने पहली अर्थव्यवस्था में खास करके कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी हमने बांध सिंचाई के लिए निवेश किया है। वहीं हमने बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लगाई हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना जैसी परियोजनाएं भी लगाई हैं। भूमि सुधार वगैरह पे बल दिया है, भूमि सुधार वगैरह पे जोर दिया है। यानी यहाँ पे सब हमारा लक्ष्य क्या था, लक्ष्य हमारा यहाँ पर हमने ये रखा है कि हमें राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना है। यानी पहली बात तो हमने यहाँ पर आपको पता होगा खेती पर जोर दिया है, और लक्ष्य हमारा ये है कि इससे क्या होगा कि हमारे जो जनता का एक बड़ा तबका खेती में संलग्न है, तो खेती में संलग्न होने की वजह से हमारी जनता की जो आय है यानी इनकम है उसमें सुधार आएगा। तो हमने शुरुआत में लक्ष्य यही रखा है, यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये सब संभव तभी हो पाएगा जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा होगी, यानी लोग जो खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनकी बचत होगी। लेकिन हाँ, शुरुआती सालों में इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, शुरुआती सालों में इसका कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, 2 या 3 दशक के बाद हमें ये देखने को मिला है, यानी कुछ सालों बाद हमें देखने को मिला है। बहरहाल यहाँ पर वही बताया गया इसे, यानी कि यहाँ पर 1950 के दशक में खर्च स्तर बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बचत देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ हद तक लोगों की बचत बढ़ना स्टार्ट हुई, कुछ हद तक लोग बचत करना स्टार्ट कर पाए हैं। यानी नियोजन की प्रक्रिया में बचत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ पाई है। तो शुरुआत में आप देखेंगे किस तरह से हमने खेती पर जोर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर KN राज यहाँ पर थे, यानी यहाँ पर योजना तैयार करने वाले, पहली पंचवर्षीय योजना तैयार करने में जिस व्यक्ति का हाथ है वो है KN राज। ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी ये बात तो जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी खाद्यान्न खेती से रिलेटेड थी, कृषि क्षेत्र पर बढ़ावा देना था, कृषि क्षेत्र में सुधार करना था, उससे रिलेटेड थी हमारी पंचवर्षीय योजना। ये बात आप जानते हैं। अब अगली पंचवर्षीय योजना है औद्योगिकरण की तेज रफ्तार वाली, यानी आप ये बात तो आप सभी जानते हैं, महसूस भी कर रहे होंगे कि बिना औद्योगिक विकास के राष्ट्र की जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, इसको संभालना मुश्किल था। यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जब तक हम बड़े उद्योग नहीं लगाएंगे, भारी भरकम उद्योगों की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो आर्थिक विकास है वो हम आर्थिक विकास स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि खेती क्या है, खेती तो एक जुआ है, खेती जुआ के समान ही आपने पढ़ा भी दिया है NCERT में कि अभी बारिश हो गई तो खेती हो रही है, बारिश नहीं हो पाई खेती नहीं हो पा रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो खेती नहीं हो पा रही है, एक जुआ की तरह ही है खेती। तो यहाँ पर ये माइंड में थी इन लोगों के ये बात कि जब तक हम बड़े बड़े भारी भरकम उद्योग नहीं लगाएंगे तब तक हमारा देश जो है आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों पर बल दिया गया है। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है, इनका नाम है PC महालनोबिस। तो इनके नेतृत्व में ये जो यहाँ पर इन्होंने जो है योजना तैयार की है, दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। अब देखिए PC महालनोबिस का नाम थोड़ा जान लीजिए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक हैं, सांख्यिकीविद हैं, इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार हैं। अब देखिए आपको एक बात बता दूं, इनकी स्मृति में हर साल 29 जून को हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये बात आप जान लीजिए, हर साल जो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तो PC महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है, यानी इनकी यादगार में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये मॉडल तैयार किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी संरचनात्मक बदलाव करने की तैयारी थी इसके जरिए। दूसरी बात ये थी सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो देसी उद्योग हैं, देसी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो विदेशों से सामान आ रहा था उस पर भारी आयात शुल्क लगा दिया। भारी आयात शुल्क तभी लगाया जाता है जिससे क्या होगा कि भाई विदेशों से सामान आएगा, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और लोग ऑब्वियसली बात है विदेशी सामान ना खरीदकर देसी सामान खरीदने के लिए उन्मुख होंगे। तो इससे क्या होगा, देसी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस अवधि में आपने देखा होगा बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, इन सब जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों उद्योगों का विकास किया जा सका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं हमारे सामने क्या थी, यानी दूसरा वाला मॉडल जो औद्योगिकरण की रफ्तार वाला मॉडल अपना तो लिया है हमने, लेकिन समस्या क्या थी। सबसे पहली समस्या हमारे सामने जो थी टेक्नोलॉजी की थी, यानी कि हमारे यहाँ जो नवीन प्रौद्योगिकी नहीं थी उस समय, और नवीन प्रौद्योगिकी जो हमें थी वो आयात करनी पड़ रही थी। और आयात करने की वजह से क्या था कि हमें बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारी खर्च हो रही थी, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी न रहने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है जो 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो 200 सालों के दौरान आप समझ रहे होंगे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। और
जो लोग थे वो लोग भी आज़ादी के संघर्ष में अंग्रेजों से जूझने में ही लगे रहे हैं। तो ऐसे में तकनीकी विकास होना संभव ही नहीं था हमारे यहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो है अपने यहाँ बड़े बड़े भारी भरकम उद्योगों को लगाने के लिए मदद लेनी पड़ रही थी। उस मदद के नाम पे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर हमने कृषि की अपेक्षा निवेश भी ज़्यादा आकर्षित किया। ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आया है। तो यहाँ पर शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के योजनाकारों और उद्योगों के बीच उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन साधने में हमें बहुत कठिनाई भी हुई है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना भी खास करके कुछ ज़्यादा नहीं थी, एक तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही कॉपी थी, ये बात ये कहते हैं, यानी इससे अलग नहीं थी। यहाँ पर भी इसकी आलोचना की है लोगों ने कहा है कि भाई शहरों की तरफदारी कर रहे हैं, शहरों के लिए आप ज़्यादा रियायतें वगैरह दे रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं, वही सब बातें कही गई हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना दिखा रहे हैं रेड से और दूसरी वाली इसमें ग्रीन से दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कृषि और सामुदायिक विकास पे कितना खर्च किया गया है। पहली वाली में 15.1% किया गया है, दूसरी वाली में 11.8% किया गया है। सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं पर पहली वाली में 17% खर्च किया गया है, दूसरी वाली में यहाँ पे 10% के करीब खर्च किया गया है। उद्योग और खनन पर यहाँ पर 7.6% पहली वाली में खर्च किया गया है, सेकंड वाली में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मर्द में हमारा पैसा लगाया गया है वो परिवहन और संचार में लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो आई है वहाँ पर हमने परिवहन और संचार में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है। क्यों किया है, कि करने का रीज़न ये है क्योंकि परिवहन और संचार जब तक द्रुत गति से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे उद्योगों में जो कनेक्टिविटी है, यानी कि आप समझ रहे होंगे कहीं से हम मान लीजिए जो है रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल कर ला रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें परिवहन की जरूरत ज़्यादा थी। तो हमने परिवहन के साधनों पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च किया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक सेवाएं हैं, इन सब पर हमने कम खर्च किया है। जैसे यहाँ पे पहली वाली में 22.6% किया था, लेकिन यहाँ पर हमने 19.7% किया है। यानी यहाँ पर हमारा मेन फोकस किस पर रहा, उद्योगों पर और परिवहन और संचार पर रहा है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे चार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके यहाँ पे विवाद भी रहा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक मॉडल दिया गया विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में बताया गया है। यानी कि एक तो प्लानिंग आपने देख ली, गवर्नमेंट कर रही है प्लानिंग, सारी कुछ प्लानिंग कि ये ऐसे होगा, भारी भरकम उद्योग लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई नियोजन का मतलब केवल ये नहीं है कि बड़े बड़े उद्योग लगा दें, परियोजना लगा दें, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की भावना बढ़े, सामाजिक रूप से लोगों में चेतना आए। जैसे केरल ने अपनाया, केरल ने विकास और नियोजन का जो रास्ता अपनाया उसी केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। केरल ने क्या किया, उद्योग धंधों पर विकास नहीं किया, उद्योग धंधों को ज़्यादा नहीं बढ़ावा दिया, बल्कि इन्होंने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भूमि सुधार पर, कारगर खाद्य वितरण प्रणाली पर, गरीब उन्मूलन पर इन्होंने जोर दिया। तो ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जरूर कम है, लेकिन यहाँ पर साक्षरता 10% है, आयु प्रत्याशा ज़्यादा है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, यहाँ पर मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब यहाँ पर कम है, आप देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं भी यहाँ पर अच्छी खासी लोगों को मुहैया हो पाई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1987 से लेकर 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान चलाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई केरल राज्य ने जो है एक भारी भरकम औद्योगिक विकास का मॉडल ना अपनाकर एक सामाजिक न्याय को विकसित करने वाला मॉडल अपनाया, यानी आर्थिक सामाजिक मॉडल अपनाया है, जिसमें लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी है, लोगों की प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। तो देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय हैं, अपने अपने मत हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको मैं फिर से एक बात रिपीट करूँ कि वास्तव में उद्योग होना भी जरूरी है। हर चीज़ समाज के लिए जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें उद्योग होना भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे हम सब लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब करो, सब लोग ये आपको देखिए हर आदमी यही चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है हर आदमी अगर सरकारी नौकरी करने लगेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आपको यही जो आपके बिजनेस अगर खड़े नहीं होंगे, उद्योग धंधे खड़े नहीं होंगे, तो सरकारी नौकरी वालों को पैसा कहाँ से मिलेगा? सरकार पैसा कैसे सरकारी नौकरी वालों को देती है? टैक्स लेती है, टैक्स के जरिए सरकारी नौकरी वालों को पे करती है। अब सब लोग सरकारी नौकरी में लग जाए, कोई कुछ करना ही नहीं चाहे, कोई उद्योग धंधा लगाना ही नहीं चाहे, तो क्या सब सरकार सबको पे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है, यानी उद्योग धंधे होना भी जरूरी है, तब हमारा पूरा एक जो चक्र है वो चल पाएगा। यानी कि आप केवल एक एस्पेक्ट से ना सोचें। तो यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों ने अपना लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी राज्य इस मॉडल को अपनाने लगेंगे तो यकीन मानिए जो हम आर्थिक विकास जो ढूंढ रहे हैं, औद्योगिक विकास करना चाह रहे हैं, वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो हर राज्य की अपनी अपनी एक सोच होती है, हर अपने राय है। तो यहाँ पर वो आपने देख ली। अब देखिए यहाँ पर मुख्य विवाद क्या गहराया है, यानी कि जो हमने मॉडल अपनाए हैं पंचवर्षीय योजनाओं में, उनमें विवाद गहराया है। सबसे पहला विवाद गहराया है कृषि बनाम उद्योग। तो कृषि बनाम उद्योग विवाद क्यों गहराया है? इस विवाद को गहराने का मतलब ये था कि हर लोगों ने, सभी जो जितने आलोचना करने वाले लोग थे उन लोगों ने यही कहा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि से ज़्यादा जो है
उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसकी वजह से खेती और ग्रामीण इलाकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसे हुआ है कि भारी भरकम उद्योग लगाए गए, तो उन उद्योगों को लगाने के लिए गरीबों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं स्थापित की गई, जैसे डैम वगैरह स्थापित किए गए विद्युत वगैरह के लिए, या फिर कोई खनन वगैरह के लिए क्षेत्र चिन्हित किया गया, तो उसकी वजह से लोगों का विस्थापन करने पड़ा। तो यहाँ पर लोगों ने आलोचना भी की है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं JC कुमारप्पा, ये गांधीवादी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक वैकल्पिक योजना तैयार की है। इन्होंने ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया है। तो ये JC कुमारप्पा के बारे में बताया गया है। इनका नाम JC कार्नेलियस था। अर्थशास्त्री, चार्टेड अकाउंटेंट थे। इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की है। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं और ये महात्मा गांधी का जो ग्रामीण दर्शन है उससे काफ़ी प्रभावित हैं ये। तो ऐसे करके बताया गया है कि भाई इन्होंने कैसे ग्रामीण स्तर को बढ़ावा देने के लिए बात कही है यहाँ पर। वहीं एक व्यक्ति और हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं ये, तो ये पहले कांग्रेस में ही थे। तो ये भी इस बात से बहुत नाराज थे कि सरकार जो है केवल और केवल भारी भरकम उद्योगों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। तो कृषि को केंद्र में रखने की बात को लेकर इन्होंने दमदार ढंग से मांग उठाई है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने भारतीय लोकदल यानी राष्ट्रीय लोकदल, जिसे RLD पार्टी जिसे कहते हैं, वो पार्टी बनाई है, किसानों के हितों की बात उठाई है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम लोगों ने आलोचना भी की है इस मॉडल की, और खास करके यहाँ पर कई अन्य लोगों का सोचना ये था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को तेज किए यहाँ पर बिना गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। यानी काफ़ी सारे लोगों का मानना ये भी था कि औद्योगिक उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार सृजन नहीं होगा, लोगों को हम रोजगार नहीं दिला पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये मानना था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति अवश्य अपनाई गई थी। यहाँ पे सब यानी कि हमने PDS सिस्टम वगैरह अपनाया गया, भूमि सुधार, ग्रामीण निर्धनों के भूमि के बंटवारे के लिए कानून वगैरह लाए गए। यानी हमने काम सब कुछ किए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं किए, काम हमने सब कुछ किए। हमारी गवर्नमेंट ने काम सारे किए। भूमि सुधार प्रोग्राम चलाए गए, कानून बनाए गए, ग्रामीण निर्धनों के बीच भूमियों का आवंटन किया गया। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम PDS वगैरह प्रणाली स्थापित करवाई गई गरीबों को सस्ता अनाज दिलाने के लिए, ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई हमारे यहाँ। नियोजन की नीतियां, जो भी हमने प्लानिंग की नीतियां हमने बनाई थी, मॉडल बनाए थे, असफल नहीं हुए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ है। समझ रहे होंगे आप। यानी गवर्नमेंट की कोई भी प्लानिंग होती है वो बेकार नहीं होती। गवर्नमेंट हमारे बारे में कोई भी सोचती है, गलत नहीं है, लेकिन जो बीच में बैठे जो अधिकारी भ्रष्ट लोग हैं वो उसे चौपट कर देते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, वर्तमान गवर्नमेंट हो या पहली गवर्नमेंट हो, कोई भी प्लानिंग करता है गलत नहीं होती प्लानिंग, लेकिन बीच में बैठे जो लोग होते हैं वो वास्तव में उसे चौपट करवा देते हैं। तो यहाँ पर वही है कि कार्यान्वयन यहाँ पर ठीक नहीं हो पाया था, क्योंकि ज़्यादातर भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। यानी मान लीजिए भूमि सुधार को लेकर तमाम कानून वगैरह बनाए, आवंटन वगैरह, धनराशि वगैरह आवंटित की गई, लोगों को लोन वगैरह दिए गए, तो लोन वगैरह का लाभ जो होता है वो ग्रामीण तबके को नहीं मिल पाया। आज भी आप देखते होंगे अगर लोन निकालना हो खेती वगैरह पर, जमीन वगैरह पर, तो जो संपन्न लोग हैं या फिर जो अपने रसूख रखते हैं या फिर जिनकी जान पहचान अच्छी खासी है, उन्हें तो बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन गरीब किसान को लोन नहीं मिल पाता है। जबकि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट लोन वगैरह नहीं देती, लोन वगैरह सब कुछ देती है, लेकिन गरीब किसान जो है केवल बैंकों के चक्कर लगाते रह जाता है। तो आप देख रहे होंगे, तो वही सब चीज़ें जो थी इन्होंने जो है कहीं ना कहीं से बाधा पहुंचाई है, और ये चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, चीज़ें आज भी हैं। लेकिन आज ये है कि थोड़ा कहीं कुछ हद तक जो है आपके यहाँ डिजिटल प्रणाली आ चुकी है, यानी हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है। अब आप देख सकते हैं खुद का कि हमारा क्या कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भ्रष्टाचार में अंकुश भी लगा है डिजिटल प्रणाली आने से। अब अगली यहाँ पे हेडिंग बताई गई है, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखिए, विकास के दो मॉडल हैं यहाँ पर, लेकिन भारत ने यहाँ पर दोनों मॉडल में से कोई मॉडल नहीं बनाया है। पहला मॉडल है पूंजीवादी मॉडल और दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में साफ साफ प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे भरोसा दिया जाता है। यानी पूंजीवादी मॉडल में क्या है कि भाई निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। समाजवादी मॉडल में ये होगा कि वहाँ पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं होगा, यानी सरकार के अधीन में हर चीज़ होगी, सरकार जो कहेगी वही होगा वहाँ पर। समाजवादी मॉडल में ये होता है। अब हमारे भारत में बड़ी समस्या थी। अब मान लीजिए समाजवादी मॉडल अपना लेते तो हमारे यहाँ फिर से विकास अवरुद्ध हो जाता। ऑब्वियस सी बात है, समाजवादी मॉडल में ये होता कि कोई लोग काम करना नहीं चाहते, जैसे रसिया में भी हुआ। रसिया में भी समाजवादी मॉडल शुरुआत में तो काम किया, लेकिन बाद में वो मॉडल धाराशायी हो गया, उन्हें बदलना पड़ा। तो हमने क्या किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई, यानी कि हमने कुछ पूंजीवादी कुछ क्वालिटी ले ली और कुछ हमने समाजवादी क्वालिटी भी ले ली। पूंजीवादी में हमने क्या था, बड़े भारी भरकम उद्योग जो थे वो हमने सरकार के अधीन रख दिए। यानी यहाँ पर वही बताया गया है कि खेती, किसानी, व्यापार, उद्योगों का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्रों के हाथ में रहा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ों जो थी वो सरकार के हाथ में रख दी, राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे, आधारभूत ढांचा प्रदान किया इन्होंने। तो इसके अलावा कृषि वगैरह के लिए इन्होंने, सरकार वगैरह ने जो है
धनराशि खर्च की, जो मदद वगैरह प्रोवाइड करवाई, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाए। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्रिएट किया। यानी हमने जो ऐसे तबके के लोग थे जो वाकई में जिन्हें मदद की जरूरत थी, उन्हें मदद प्रोवाइड करवाई ताकि वो अपना स्तर सुधार सकें। तो यहाँ पर तमाम लोगों ने, दक्षिणापंथी वामपंथी दोनों खेमों में आलोचना भी हुई है। आलोचनाकारों का कहना है कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है, ना ही निजी क्षेत्र के बढ़ावा के लिए कोई उपाय किया गया है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा कहने का एक रीज़न ये था कि शुरुआत में आपने देखेंगे, अगर अर्थशास्त्र उठा के देखेंगे 9-10 का, तो आप पाएंगे कि आज़ादी के 40 सालों में जो हमारे यहाँ आर्थिक विकास था वो गवर्नमेंट के पूरे पूरे हाथ में था। यानी कि पूरा पूरा हस्तक्षेप गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया था। उसकी वजह से क्या था कि हमारे प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया था। तभी आपने देखा वो 1991 का रिफॉर्म करना पड़ा है, एलपीजी अप्रोच लानी पड़ी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच लानी पड़ी है। शुरुआत में 40 सालों तक हमने बिल्कुल हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अधीन अर्थव्यवस्था रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं मिल पाई है। तो प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने वाले दक्षिणापंथी लोग थे, उनका बार बार आरोप लगा रहे थे सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया है। अब जैसे लाइसेंसिंग प्रणाली लगा दी थी शुरुआत में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली थी। तो लाइसेंसिंग प्रणाली की वजह से तमाम निजी पूंजी वाले उद्योग जो थे वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। निजी प्रणाली वाले उद्योगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आयात कर दिया जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता था। तो ऐसी चीज़ें जब आयात इनका बंद कर दिया गया तो इनसे ये फर्क पड़ा कि हमारे यहाँ उन चीज़ों के बारे में जो मान लीजिए इंप्रूव कर सकते थे, गुणवत्ता सुधार सकते थे। गुणवत्ता कभी कम हम कब सुधारेंगे? गुणवत्ता हम तभी तो सुधारेंगे जब हमारा कंपटीटर होगा। मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक मान लीजिए सोप कंपनी है, सोप का मतलब साबुन कंपनी है। अब एक साबुन तो भारतीय बाजार में बन रहा है, अब तो तमाम ब्रांड है। मान लेते हैं कोई एक साबुन है, नहाने वाला साबुन है, एक भारतीय कंपनी जो साबुन बना रही है, वही साबुन मार्केट में 5 रुपये का बिक रहा है, और एक साबुन आ रहा है अमेरिका से, वो भी आते आते हमारे यहाँ 5 रुपये का बिक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो तरह के साबुन होंगे सेम रुपीज़ में, तो लोगों के सामने विकल्प होंगे। मान लीजिए ये अमेरिका वाला साबुन अच्छा है, 5 रुपये के में ही है, तो लोग अमेरिका वाले भी प्रेफर करेंगे। अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, भारतीय कंपनी ऐसे अपने वाला साबुन सुधारने के लिए प्रयास करेंगी, गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास करेंगी। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमेरिका का साबुन आएगा ही नहीं हमारे यहाँ, केवल भारतीय चीज़ें ही चलेंगी। तो ऐसे में भारतीय जो कह सकते हैं जो निर्माता थे, भारतीय उत्पादक थे, वो बिल्कुल एक रुड़वादी हो गए। रुड़वादी का मतलब क्या है? उन्होंने अपनी गुणवत्ता सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया है। यानी उन्होंने ना तो गुणवत्ता सुधारने की, ना ही सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। यानी उनका एकाधिकार हो गया। उन्होंने कहा नहीं, जो चल रहा है वही चलाएंगे हम। लोगों की मजबूरी है, लोगों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से सामान आएगा नहीं, तो लोगों की मजबूरी है, लोग यही सामान लेंगे, जैसा भी होगा, गुणवत्ता जैसी भी खराब होगी, लोग यही लेंगे। दूसरी बात यह रही कि सरकार जब 40 सालों तक सरकार ने यहाँ पे अधीन रखा है पूरा क्षेत्र ये, तो इससे ये हुआ है कि भाई नियंत्रण में जरूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, अकुशलता बढ़ी है। अब आप ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं कि सरकार का कोई भी कर्मचारी जब होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो अपना काम दायित्व तो सही ढंग से नहीं निभाता है। हर बात आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि 40 सालों के दौरान सरकार ने प्रयास नहीं किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो भ्रष्टाचार था। सरकारी कर्मचारी वास्तव में, जैसे आज आप देखते होंगे कि सरकारी नौकरी एक बार जिसकी लग जाए, वो कहता नहीं अब तो मैं जो चाहूँ वो वैसे करूँगा। तो वही स्थिति यहाँ पे क्रिएट हुई। जो पब्लिक सेक्टर अंडर पीएसयू वगैरह कंपनी वगैरह थी सरकार की, उनको डुबोने में इन्हीं लोगों का हाथ था। सरकारी कर्मचारियों ने काम ही नहीं किया। अब प्राइवेट कर्मचारी होते तो प्राइवेट वालों को भय रहता है कि भाई हमें कहीं फायर नहीं कर दिया जाए, कहीं हमें निकाल के बाहर नहीं फेंक दिया जाए, लेकिन यहाँ पे भय था ही नहीं। लोगों को मालूम है परमानेंट है, हम तो कुछ करना ही नहीं है हमें तो इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, अकुशलता बढ़ी है, यानी लोगों ने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिलाया है कि जनता की शिक्षा चिकित्सा के मद में सरकार ने कोई खास धनराशि खर्च नहीं की है। यानी कि यहाँ पर सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है जहाँ निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा तमाम लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं कि भाई गरीबों की मदद होनी चाहिए थी, गरीबों की मदद नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सरकार के राज में यहाँ पर एक काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी थे, तो सरकारी कर्मचारी होने की वजह से यहाँ पर मध्य वर्ग उठ के खड़ा हुआ है। यानी पहले 2 वर्ग हुआ करते थे, पहले एक पूंजीपति वर्ग था और गरीब वर्ग था। लेकिन यहाँ पर राज्य के हस्तक्षेप की वजह से क्या हुआ है कि नया वर्ग खड़ा हुआ है, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग वही लोग थे जो तनख्वाह ले रहे थे, मोटी मोटी तनख्वाह वगैरह ले रहे थे, अन्य सुविधाओं का भोग कर रहे थे। तो यहाँ पर एक मध्य वर्ग खड़ा हो गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट वगैरह के उपक्रम में लगा हुआ वर्ग है, वो मध्य वर्ग यहाँ पर क्रिएट हो गया है। गवर्नमेंट वगैरह में, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में लगे हुए लोग हैं, वो मध्य वर्ग के रूप में यहाँ पर उठ के खड़े हुए हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे। अगली हेडिंग आपकी जो है मुख्य परिणाम, कि भाई क्या क्या मुख्य परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियाँ थीं। तीनों मुख्य चुनौतियाँ आपने देख ली हैं। पहली चुनौती तो हमारी आपको ये बता दी कि हमें देश को एकता में बांधना है, यानी एक सूत्र में पिरोना है पूरे देश को, यानी हमारे यहाँ एकता स्थापित करनी है।
दूसरी बात हमारे यहाँ ये होती हिंसा जो हमारे यहाँ व्याप्त हुई थी, उस हिंसा को समाप्त करना है, वो आपने चुनौतियाँ पहले के अध्यायों में आपने पढ़ ली हैं। यहाँ पर हमारी जो तीसरी चुनौती जो थी वो वास्तव में बहुत कठिन थी, वो थी वास्तव में आर्थिक विकास वाली। तो आर्थिक विकास वाली चुनौती जो थी वो वास्तव में कठिन थी, और यहाँ पर जो नागरिकों की भलाई की हमने लक्ष्य रखा था उसमें हमें सफलता यहाँ पर आंशिक रूप से मिल पाई, नहीं पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये यहाँ पर कि हमने जो भी लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य में केवल कुछ खास लोगों को लाभ मिला, यानी कुछ जो खास लोग पहले से ही मान लो अच्छे खासे लोग थे, वही लोग ज़्यादा ताकतवर हो उठे, और वो लोग जो ताकतवर हो गए वो राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हो गए। यानी असमान विकास का जो लक्ष्य होने से क्या हुआ कि यहाँ पर लोग जो ताकतवर हुए वो राजनीतिक रूप से ताकतवर भी हो गए, और राजनीतिक रूप से ताकतवर होने की वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने जो विकास की गति थी उस गति को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने की कोशिश की है। ऑब्वियस सी बात है, जब राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति सक्षम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप करता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पहली हेडिंग यहाँ पे बताइए बुनियाद। बुनियाद में हमने ये देखा कि आपने देखा होगा कि हमने शुरुआत में सबसे पहले सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया है, यानी पहली पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए हमने कृषि सुधार पर बल दिया है, जिसके जरिए हमने बड़े बड़े बांध वगैरह बनाए हैं, जिसमें भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है। इसके अलावा सेकंड परियोजना में हमने जो है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योग के जो उपक्रम स्थापित किए हैं, जैसे इस्पात संयंत्र है, तेल शोधक कारखाने हैं, रिफाइनरी वगैरह, ये सब स्थापित किए हैं। इसके अलावा निर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन, ये सब चीज़ें शुरू की हैं। हमने खास करके अपने ऊपर ये भी देखा परिवहन और संचार पर भी हमने काफ़ी इजाफा हुआ है हमारे यहाँ, लगभग 28% हमने खर्च किया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। अगली बात है भूमि सुधार। अब देखिए भूमि सुधार वाला जो था, सरकार ने ऐसा नहीं है भूमि सुधार का प्रयास नहीं किया, प्रयास किया। आपने ये बात तो देखी होगी कि शुरुआत में ब्रिटिश काल से जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी वो प्रथा अब समाप्त कर दी गई है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सबसे बड़ा प्रयास यहाँ पे गवर्नमेंट का था, वो सफल भी हुआ है। और ये प्रथा आपको पता है अंग्रेजी शासन के समय से चली आ रही थी, और यहाँ पर खास करके कहा जाए इस प्रथा को समाप्त करने में ब्रिटिश शासन की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ भी इसे समाप्त भी किया है। यानी कि यहाँ पर जो राजनीतिक पर दबदबा कायम करने वाले जमींदार थे उनकी संख्या कम भी हुई है, इससे किसान आगे भी बढ़े हैं। हालांकि यहाँ पर इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम रख सकता है, तो और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्हें जो है उन्होंने इस कानून को तोड़ भी दिया। यानी तोड़ने का मतलब क्या, किसी के पास मान लीजिए ऑलरेडी ज़्यादा ज़मीन थी तो सरकार ने उनका अधिग्रहण वगैरह भी किया है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, सरकार ने भूमि सुधार में भी हम दिलचस्पी ली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे शुरुआत में, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भूमिहीन तबका है यानी कि जो खेतिहर जनता है, खेतिहर जनता को नीतियाँ या उनके लिए अच्छे खासे विकास का जो लक्ष्य है वो तभी कब जो है पूरा होगा, वो पूरा तभी होगा जब ये लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लामबंद हो जाएं, यानी एकजुट हो जाएं। तो यहाँ पर ऐसी ही बहुत चीज़ें हुई कि शुरुआत में लोगों को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुरुआत में लाभ नहीं मिल पाया, बाद में जब लोग सचेत हो गए, बाद में लोग जो है अपने अपनी जो है अधिकारों को लेकर जो है सचेत हो गए, अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए, तो उन्हें उसका लाभ मिल भी पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत में जो भूमि सुधार वगैरह के कानून वगैरह थे शुरुआत में ज़्यादा जगह नहीं ले पाए हैं, केवल और केवल कागज की शोभा बढ़ाते रहे, कागजों में हुआ है, फॉर्मेलिटी हुई है, ये सब चीज़ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी रहा है कि भूमि सुधार के कानूनों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाने में जो सरकारी अमला है या फिर ये कहा जाए पॉलिटिशियन है, इन्होंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि पॉलिटिक्स में उस समय ज़्यादातर लोग जो थे वो सब यही जमींदार वगैरह टाइप के, यानी कि जो धनाढ़ लोग थे, अमीर लोग थे, वही लोग पॉलिटिशियन वगैरह थे, यानी संपन्न सामाजिक वर्ग के लोग थे। तो इसलिए इन्होंने ज़्यादातर फोकस नहीं किया, ज़्यादातर भूमि सुधार वगैरह पर ज़्यादा तीव्र गति से फोकस नहीं किया है। हालांकि जितना किया है वो भी कारगर रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक खाद्य संकट का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर 1960 के दशक में खाद्य संकट आया है। 1965-67 में हमारे यहाँ रीजन ये है खाद्य संकट आने का कि हमारे यहाँ 2 युद्ध हो चुके थे, 62 और 65 वाला युद्ध हम झेल चुके थे ऑलरेडी। तो इसके बाद यहाँ पर 65-67 में खाद्य संकट क्रिएट हुआ है। सबसे ज़्यादा स्थिति हमारे यहाँ जो क्रिएट हुई थी वो गंभीर स्थिति क्रिएट हुई थी वो बिहार में, यानी कि बिहार के लगभग सभी जिलों में, यानी कि सभी जिलों का खाद्यान्न अभाव बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर अगर बिहार की अगर हम बात करें उस समय 65-67 में, तो यहाँ पर पर डे की जो कैलोरी थी, यानी कि 2200 कैलोरी में चाहिए होती हैं एक व्यक्ति को, वो मात्र वहाँ पे 1200 कैलोरी रह गई थी। यानी कि एक सामान्य आदमी को लगभग 2450 कैलोरी आहार की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर मात्र 1200 कैलोरी भी आहार नहीं मिल पा रहा था। अगर हम देखें जाए यहाँ पर 1967 में बिहार में ये हाल था कि मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी 1967 में।
रीजन क्या था, यानी कि यहाँ पर बिहार में अकाल आने का रीजन क्या था, खाद्यान्न वगैरह की सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही थी, और खाद्यान्न वगैरह जो थे उत्तर भारत में उनकी कीमतें बढ़ गई थी। कीमतें बढ़ने का रीजन ये था कि सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपनाई थी। यानी कि रीजन क्या था कि जहां भी खाद्यान्न उत्पन्न होगा वो वहीं बिकेगा, वहीं के दामों में बिकेगा। तो ऐसे करके क्या है, जोनिंग या इलाकाबंदी करने की वजह से क्या था, ये कीमतें वगैरह पर्टिकुलर एरिया वगैरह में बढ़ गई। जैसे मान लीजिए सपोज दैट बिहार का इलाका है, तो बिहार के इलाका में बिहार के इलाका का ही अनाज बिकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार के इलाका में मान लीजिए उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन ना होने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उत्पादन नहीं होगा, खरीदार ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। यानी कि बिहार के इलाके में कीमतें अपने आप बढ़ गई। तो ये सबसे ज़्यादा इनकी जो यहाँ पर कीमतें बढ़ने का कारण क्या था, जोनिंग प्रणाली थी। यानी सरकार ने जोनिंग प्रणाली जो अपना रखी थी, इस समूचे भारत में अलग अलग जोन बनाए गए हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, उन क्षेत्रों में अलग अलग मंडियों के भाव अलग अलग तय किए जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पर जो है कीमतें बढ़ गई। आज की डेट में वो जोनिंग प्रणाली आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में तो कीमतें ऊपर से चलती हैं कि भाई ऊपर से लेकर पूरे भारत में कीमतें यही रहेंगी। मान लीजिए गेहूं का भाव 1800 रुपये है, तो 1800 के इर्द गिर्द ही पूरे भारत में भाव रहेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब जोनिंग प्रणाली के जरिए ये जो भाव थे एरिया वाइज थे। यानी एरिया का मतलब क्या है, मान लीजिए बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में बिहार राज्य का ही अनाज बिकेगा, तो यहाँ पे बिहार राज्य में संकट भी आएगा, तो इस वजह से बिहार का जहाँ पर प्राइस बढ़ गया। तो ये जोनिंग व्यवस्था की वजह से ऐसा हुआ। तो जोनिंग व्यवस्था की वजह से ऐसा होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक भुखमरी का संकट क्रिएट हो गया है यहाँ पर। यानी कि चावल बिहार में दोगुने दाम पर बिक रहा है, यहाँ पर अपेक्षाकृत पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने या उससे ज़्यादा दामों पर बिक रहा था। रीजन यही था, जोनिंग प्रणाली की वजह से ऐसा हुआ था। तो इससे बहुत ज़्यादा समाज के गरीब तबके पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस विकराल परिस्थिति में हमें जो है अपनी थोड़ी आर्थिक नीतियों से समझौता करना पड़ा है। हमें जो है गेहूं का आयात करना पड़ा है, यानी हमने विदेशी मदद भी ली है यूएसए से। उसके बदले में हमने यहाँ पर उसकी कुछ जो है डिमांड जो है, उसकी जो कुछ हमें प्राथमिकताएं वो भी स्वीकार करनी पड़ी हैं, उसकी जो हमने कंडीशंस हैं वो भी हमें स्वीकार करनी पड़ी हैं। यानी हमने कुछ यहाँ पर उसे ढिलाई भी वगैरह भी दी है, यानी कि ये सब चीज़ें। लेकिन उस समय हमारे जो नीति निर्माता थे उनके मन में ये बात तो आ गई थी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हमारे देश में कभी भी इस तरह का संकट क्रिएट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1967 का आपने खाद्यान्न संकट भी देख लिया है, जिससे संकट के दौरान हमने यूएसए की सहायता ली है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमने हमारे देश में जो कृषि अर्थव्यवस्था है या कृषि है, उसका सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था ब्रिटिश काल में। रीजन यही था कि ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ थीं वो नीतियाँ बहुत ज़्यादा गलत थीं। उन नीतियों के चलते हमारी कृषि व्यवस्था जो थी पूरी तरह से चौपट हो गई थी। तो सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी था कि हमें कैसे भी करके कृषि में आत्मनिर्भर बनना है, जिसकी वजह से क्या हो, कृषि व्यवस्था पूरी सुदृढ़ तरीके से खड़ी हो जाए और हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन पाएँ, ताकि हमारे यहाँ कोई भी संकट क्रिएट ना हो, कोई भी हमारे यहाँ अकाल वाली स्थिति क्रिएट ना हो। तो हमने यहाँ पर जैसे यूएसए से शुरुआत में मदद तो ले ली 1967 में, लेकिन मदद के बावजूद भी आप देख रहे होंगे यूएस ने धौंस जमाई अपनी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला गया। तो इसके चलते हमने एक नई रणनीति अपनाई। देखिए शुरुआत में आपने ये तो पढ़ा ही है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि सुधार की बात की थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी कमियाँ थी। थोड़ी कमियाँ ये थी कि शुरुआत में जो कृषि सुधार की बात हो रही थी, तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया था कि सभी जो भी जमीनें हैं पूरे भारत में, उन सभी जगह पर पैसा लगाया था, किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। शुरुआत में किसान जो इलाके या किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, सरकार ने उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में ये नीति छोड़ दी गई है। सरकार ने पहले समूचे भारत में जो कृषि सहायता देने की नीति अपनाई थी वो बाद में छोड़ दी। बाद में छोड़ इसलिए दी, छोड़ने का एक रीजन था इनके पास। इनका मानना यह था कि मान लीजिए जो इलाके कृषि क्षेत्र में पहले से सही हैं, ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए जो इलाके या जो क्षेत्र खेती के उत्पादन में पहले से सही हैं, क्यों ना उन्हीं क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। उन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस करने से एक रीजन ये क्रिएट होगा कि हमें खाद्यान्न में जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, यानी कि आप ये सोच सकते हैं समूचे देश को लेकर चलें, समूचे देश को लेकर चलेंगे तो उसमें ये होगा कि जो जमीन वगैरह है उसको तैयार होने में टाइम लगेगा, सही होने में टाइम लगेगा, यानी एक लंबा समय में देना पड़ेगा। वहीं हम जो क्षेत्र पहले से ही खेती के मामले में सही हैं या ज़मीनें यहाँ पर सही हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ी सी सिंचाई सुविधा हमें वहाँ पर देनी होगी। थोड़ी सी सिंचाई सुविधा देने से क्या होगा कि हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। तो सरकार ने यही किया, यानी कि सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया है जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान समृद्ध थे। तो इससे क्या हुआ, उत्पादन को तेज रफ्तार बढ़ाने में सहायता मिली है। यानी यहाँ पर सरकार ने ये सब उर्वरक, बीज, उत्तम किस्म के कीटनाशक, बेहतर सिंचाई वगैरह ये सब मुहैया करवाई है, लोन वगैरह दिया है। तो ये सब परिघटना आप जानते हैं हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। पंजाब और पश्चिमी यूपी में इसका खासकर प्रभाव रहा है, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो किसान थे, धनी किसान थे, बड़े भूस्वामी थे, उन्हें ज़्यादा फायदा हुआ है।
यानी कि यहाँ पर इनसे ये दूसरा फायदा ये हुआ, यानी धनी और बड़े भूस्वामियों को फायदा हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि क्रांति से हमें खेतिहर पैदावार में इजाफा हुआ है, यानी गेहूं की पैदावार हमारे यहाँ अचानक से बढ़ गई है कुछ राज्यों के प्रयास से ही। दूसरी बात ये रही है कि यहाँ पर ऐसे करके इससे ये भी हुआ कि इलाकों का ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण होने का मतलब क्या था? ध्रुवीकरण होने का मतलब ये था कि सरकार के कुछ इस तरह के प्रोत्साहन की वजह से यहाँ पर इलाका बंदी हो गई। कुछ इलाके जो थे कृषि क्षेत्र में संपन्न हो गए, जैसे हरियाणा पंजाब जो था वो कृषि क्षेत्र में संपन्न हो गया। पश्चिमी यूपी भी संपन्न हो गया। लेकिन कुछ क्षेत्र जो जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पंजाब, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला इलाका, सरकार ने सोचा इन्हें तो बाद में देख लेंगे, तो वो बाद के चक्कर में बाद में ही रह गए। आज तक उन पर सुधार नहीं हो पाया है। आप समझ रहे होंगे, यानी कि शुरुआत में इन्होंने इस पर फोकस कर लिया सेकंड टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम में इन पर फोकस करने से ये तो सुधर गए, लेकिन बाद बाकी इलाके सरकार ने सोचा था कि बाद में देख लेंगे, वो बाद की ही बात चली गई। तो यहाँ पर ये इलाकाबंदी हो गई, यानी ये इलाके समृद्ध हो गए और बाद बाकी इलाके पिछड़ गए। दो प्रभाव और हुए। दो प्रभाव ये हुए कि भाई गरीब किसान और गरीब हो गए, अमीर जो होते किसान वो अमीर हो गए। दूसरी बात यहाँ पर ये थी, हरित क्रांति के कारण मझोले दर्जे के किसान, मध्यम श्रेणी वाले किसान, ये भी यहाँ पर किसान उभरे हैं। तो यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे गरीब अमीर के संगठन बने और मध्यम वर्गीय किसान भी यहाँ उभर के सामने आए हैं। ये हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। आगे यहाँ पर अगली जो हेडिंग आपकी ये बताई गई है, हेडिंग नहीं है, बहरहाल यहाँ पे बाद के बदलाव बताए गए हैं। 1960 के दशक के बाद के बदलाव क्या हुए हैं, यानी कि 1967 का आपने अकाल देख लिया, अकाल की स्थिति आपने देख ली है, देश में खाद्यान्न संकट आया है उसकी स्थिति देख ली है, और खाद्यान्न संकट से हमारी गवर्नमेंट ने कैसे निपटा है वो भी देख ली है। हमने अमेरिका की मदद ली है वहाँ पर। 1967 में क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और नेहरू की मृत्यु के बाद एक बार से कांग्रेस के सामने संकट के बाद फिर से छाने लगते हैं। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी जी जनता की नेता बनकर उभर के आती हैं, तो लोगों का विश्वास फिर से इंदिरा गांधी में जो है जग जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने भी एक अच्छी खासी, यानी इनका भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी का नेतृत्व तो बड़ा मजबूत था। इंदिरा गांधी एक विजनरी महिला थी, उनका जो विजन था वाकई में बहुत स्पष्ट था। तो इन्होंने 1967 के बाद क्या किया है कि अब निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई हैं, यानी इन्होंने निजी क्षेत्र पर ज़्यादा रियायत नहीं दी है। इसके अलावा इन्होंने 14 बैंकों का निजीकरण, यानी राष्ट्रीय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ये बात आप जानते हैं। तमाम पर जो कार्यक्रमों की घोषणा की है, तमाम राजनीतिक गहमियाँ बहसें वगैरह चली हैं, यानी इनके इस कदम की जो है लोगों ने आलोचना वगैरह भी की है। सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में सहमति ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई, यानी जो सरकारी अर्थव्यवस्था चल रही थी देश की आज़ादी के बाद, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। क्यों? रीजन क्या है कि भाई सरकारी तबका कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं चाहता है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कहीं भी सरकारी विभाग का हाल ले लीजिए। सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारी, अगर मान लीजिए किसी ऑफिस का टाइम 9 से 4 का है, 9 बजे से लेकर 4 बजे की टाइमिंग है, 9 AM से स्टार्ट हो गया कोई ऑफिस, 4 PM को बंद होगा, तो आपने देखा वो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा कि 10 बजे आएगा और 3 बजे निकलने की सोचेगा। ये हाल है सरकारी ऑफिसों का, ये हाल हर सरकारी ऑफिस का है। तो इस वजह से हमारे जो सरकारी ज़्यादातर अर्थव्यवस्था को सरकारी हाथों में ले लिया था, तो सरकारी कर्मचारियों ने उसे डुबो दिया। तो यहाँ पर हमने 1950 से लेकर 80 के बीच में हमारी जो हमारी वृद्धि दर है अर्थव्यवस्था की, वो 3 से 3.5% रही। इतनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। और सबसे ज़्यादा जो भूमिका खराब रही है वो रही है नौकरशाह की, यानी ब्यूरोक्रेसी। यानी आप जो आज ब्यूरोक्रेसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वास्तव में यही ब्यूरोक्रेसी देश को डुबोने के लिए जिम्मेदार थी उस समय। तो यहाँ पर नौकरशाही की आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं रही, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और नौकरशाही के प्रति लोगों का शुरुआत में गहरा विश्वास था, लेकिन इनके काम थे, इनके कामों की वजह से लोगों का विश्वास इनसे उठ गया। लोगों को लगने लगा कि भाई ये केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है, जैसा कि आज भी है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 1980 के बाद अर्थव्यवस्था एकदम डिप मार गई, एकदम डूबती चली गई है, और 1991 में फिर सुधार करना पड़ा है, और सुधार के बारे में आप आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके चैप्टर ये एंड हो जा रहा है। अब देखिए नेहरू पर एक व्यंग वाला कार्टून बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ये जो कारपेट है, ये आप देख रहे होंगे कारपेट कहाँ से इंस्पायर की गई है। ये कारपेट इंस्पायर है, जो आपने देखा होगा अलादीन का चिराग में जो कारपेट आती है जिसके जरिए हम कहीं भी उड़कर पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही है। थर्ड प्लान लिखा हुआ है, नेहरू खड़े हैं इस पर, गरीब जनता बैठी हुई है इस पर, तो अचीवमेंट का एक पोटली लिए बैठे हैं। तो ये बता रहे हैं नेहरू जी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए, यानी अचीवमेंट का थोड़ा सा चना पकड़ा रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं गरीबों की हालत किस तरह से दिखाई गई है, तो कार्टून बना के व्यंग वगैरह करे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर श्वेत क्रांति के बारे में और बताया गया है। हाँ, श्वेत क्रांति आप जानते हैं, यानी ये सहकारी डेयरी फार्मिंग का एक यहाँ पे चमत्कारी एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। आप लोग ये जानते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को नाम जाना जाता है।
तो इन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन प्रसंघ का विकास की कथा में एक अच्छी खासी भूमिका निभाई और अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन की शुरुआत की इन्होंने, यानी कि आनंद मिल्क यूनियन यानी गुजरात का एक शहर है आनंद, आनंद बोलते हैं इसे गुजराती भाषा आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आनंद, वैसे तो अंग्रेजी में आनंद ही बोलते हैं आनंद, अंग्रेजी में ना एन जो ना के लिए भी यूज होता है और ना के लिए भी यूज होता है, तो इन्होंने उसी नाम से किया था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल। तो आनंद में स्थापना की गई, तो इसी शहर में ये आज भी कायम है। यहाँ पर गुजरात में 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े और गरीबी उन्मूलन में इसने खास करके भूमिका निभाई। तो यहाँ पर इन्होंने जो मॉडल अपनाया था सहकारी आंदोलन वाला, इस मॉडल को यहाँ पर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी सहकारी का मतलब क्या है, यहाँ पर इस आनंद मिल्क यूनियन के जरिए इन्होंने जो तमाम किसानों को जोड़ा, किसानों से कहा कि आप अपना दूध हमें सप्लाई कीजिए और हम उस दूध को जो है पेस्चराइज करके पैकेटों में भर के दूर दूर तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको भी लाभ मिलेगा। यानी आपका जो दूध उत्पादन हो रहा है वो आप बड़े लेवल पर पहुंच पाएगा, आपको अपनी कीमतें मिल पाएंगी। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, आप देखेंगे सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के लिए राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एक सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहा है, इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिला है और खास करके यहाँ पर गुजरात में इसके किसानों को बहुत अच्छा खासा लाभ मिला है। महिलाओं की संख्या भी इसमें बढ़ी है सदस्यता के रूप में, डेयरी फार्मिंग में भी यहाँ पे इजाफा हुआ है इसके जरिए। तो आप देखेंगे इसके जरिए, तो हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बात बता दूंगा, आपको जो व्याख्यान वाले चैप्टर होते हैं, व्याख्यान वाले चैप्टरों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है शिक्षक के सामने, वहां पर हर चीज को हम नोट नहीं करवा सकते हैं। वहां पर मान लीजिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, तो वहां पे आपको इतना आपके अंदर विवेक होना चाहिए, इतना आपके अंदर सूझबूझ होनी चाहिए कि वो पॉइंट आप खुद अपने आप नोट कर लीजिए। शिक्षक नहीं बोलेगा, आप चाहे किसी कोचिंग में भी चले जाएं, किसी भी कोचिंग में IAS की कोचिंग में चले जाएं, वहां पर व्याख्यान चलते हैं, जब वहां पे लेक्चर चलते हैं, तो वहां पे हर चीज बोलता नहीं है। वहां पे जो लेक्चरर खड़ा होता है वो तो बोलता नहीं है कि आप ये पॉइंट नोट कर लो। अब जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में आए हैं, जैसे बरीज कुरियन का नाम आया है, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ इसका नाम आया है। तो ये मैं कहूँगा नहीं कि आप लिख लो, लेकिन आपको ये लिख लेना चाहिए। मैं आपसे आगाह कर रहा हूँ और हमेशा के लिए आगाह कर रहा हूँ कि जब भी मेरे व्याख्यान वाले कोई भी लेक्चर हो और वहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है या फिर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी शॉर्ट भाषा में, मुझे कहना ना पड़े। क्योंकि व्याख्यान जब भी मैं दे रहा होता हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है कि पॉइंट डलवाऊँ लिखवाऊँ, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से भी लिख लिया कीजिए, वरना अगर आप रह जाएंगे और बाद में कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर आप मुझे ब्लेम मना करें। यानी ये चीज़ें आप अपना कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखें, कहीं भी ऐसा कोई तथ्य आ रहा है उसे अपना नोट कर लें। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखिए आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट क्वेरीज चल रही हैं कि सर अब आगे क्या लाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप आगे जो है आपका समाजशास्त्र वाली किताब है वो भी स्टार्ट होगी, यानी हम NCERT लगभग पूरी खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक की बात जो चल रही है अभी, रमेश सिंह या फिर आपकी माजिद हुसैन पूरी करवाने की बात चल रही है, उस पर हमारी टीम अभी विचार विमर्श कर रही है कि वो किताब में अगर लाई जाए तो किस वे में लाई जाए। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी आपके सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड बुक में हम कौन सी स्टैंडर्ड बुक कवर करवाएंगे। तो आई होप आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।